इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिनिएचर आर्ट से बने छोटे से घर को दिखाने से। मिनिएचर आर्ट में नॉर्मल साइज के मुकाबले बहुत ही छोटी चीजें बनाई जाती हैं। अब कैमरा उस छोटे से घर की तरफ जूम करता है और हम जान पाते हैं कि जहां ये मिनिएचर घर पड़ा है उसमें एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में जो बूढ़ी औरत है उसकी मौत हो गई है और अब ये फैमिली उनके फ्यूनरल यानी उनको दफन करने के लिए जा रही है। फैमिली में बूढ़ी औरत की बेटी थी जिसका नाम एनी है, उसका हस्बैंड, 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। अब एनी की बेटी शुरू से ही काफी अजीब थी। दिखने में अजीब होने के साथ साथ उल्टी सीधी हरकतें भी किया करती थी, जैसे सख्त सर्दी के मौसम में भी बाहर बने छोटे घर में सोना, अजीब कपड़े पहनना वगैरह वगैरह। और तो और बच्ची होने के बावजूद उसकी बॉडी बड़े जैसों थी, यानी कि वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। और अब ये फैमिली जब एनी के मॉम के फ्यूनरल पर पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे अनजान लोग भी इस फ्यूनरल में शामिल होने आए थे। और अब जब यहाँ एनी फ्यूनरल की स्पीच दे रही थी तो इस दौरान उसकी बेटी बड़ी अजीब आवाज निकालती है। एनी ने अपने गले में एक अजीब निशान वाला लॉकेट पहना हुआ था और बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट उसकी मॉम की लाश के गले में भी था। अब यहाँ अनजान लोगों का आना सरप्राइजिंग तो था ही, पर हैरानी और भी ज्यादा तब होती है जब एक आदमी एना की बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वो भी उसे देखने लगती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये फैमिली घर वापस आ जाती है जहाँ हमें सबके बारे में बताया जाता है, जैसे कि एनी एक मिनिएचर की आर्टिस्ट थी और शुरुआत वाला मिनिएचर घर उसी ने ही बनाया था, पर वो हमेशा परेशान दुख से भरी रहती थी। एनी का बेटा पीटर भी अजीब सा था, उसे सिगरेट और कई तरह के नशे लग गए थे। एनी का हस्बैंड ही इनकी फैमिली में ऐसा था जो अब तक नॉर्मल था, और जो इनकी बेटी थी वो तो सबसे ज्यादा अजीब थी। रात को वो जब सोने के लिए गई तो अपनी मॉम एनी से पूछती है कि नानी के मरने के बाद मेरा ख्याल अब कौन रखेगा, जिस पर एनी कहती है मैं रखूंगी बेटा, तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे ही तो रखना है तुम्हारा ख्याल। जिसे सुनकर उसकी बेटी बड़ा ही अजीब सवाल पूछ लेती है कि जब आप मर जाएंगे तब मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर एनी घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल झट से बोलती है तुम्हारा भाई पीटर, वो है ना, वो रखेगा तुम्हारा ख्याल। एनी उसे बताती है कि तुम्हारी नानी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, इतना कि वो बचपन में मुझे तुम्हारे पास तक भी आने नहीं देती थी और खुद ही तुम्हें दूध भी पिलाती थी। इस पर उसकी बेटी जवाब देती है पर नानी को तो लड़का चाहिए था, पर मैं पैदा हो गई तो प्यार वो मुझे मजबूरी में ही करती थी। अपनी बेटी को सुलाने के बाद एनी अपनी मॉम का सामान चेक करने लगती है, जिसमें से उसे एक नोट मिला जिसमें एनी की मॉम उससे माफी मांगकर कह रही थी कि तुम सबकी कुर्बानी दी जाएगी जो बहुत ही कीमती होगी और इसके बदले तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। उसकी मॉम के ये कहने का मकसद एनी को एक मैसेज देना था। अगले दिन एनी की बेटी जब क्लास में बैठी थी तो अचानक एक परिंदा खिड़की से आकर जोर से टकराया जिससे उसकी मौत हो गई। इसी क्लास में एक कैंची पड़ी थी जिसे ले जाकर एनी की बेटी उस मरे हुए परिंदे का गला काट देती है। अब उसका गला काटने के बाद वो उसका सर अपने पास ही जेब में रख लेती है और जब वो घर जा रही थी तब हम दूसरी साइड एक औरत को खड़ा हुआ देखते हैं जो लगातार एनी की बेटी को ही देखे जा रही थी। अब ये फैमिली एनी के मॉम के कमरे को बंद करने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कमरा दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे शैतानी रिचुअल्स यानी जादू के निशान बने हुए थे जो डीमन यानी शैतान काले जादू की तरफ इशारा कर रहे थे। अब एनी के हस्बैंड के पास कॉल आई कि एनी की मदर की कब्र को खोद कर किसी ने एनी के मॉम को बाहर निकाल लिया। अब ये जानकर वो काफी परेशान हो जाते हैं, पर वो ये बात अपनी फैमिली से छुपा के रखते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ एनी को परेशान करना नहीं चाहते थे। अगले दिन एनी एक सेशन ग्रुप के पास पहुंचती है जहां पर बहुत सारे अनजान लोग आते हैं और एक दूसरे को अपने अपने दिल की बात बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और ऐसे ही आपस में घुलते मिलते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एनी यहाँ अक्सर आती रहती थी। यहाँ वो अपनी मॉम के बारे में बड़ी अजीबो गरीब बातें बताती है। वो बताने लगी कि मेरी मॉम थोड़ी पागल सी थी, वो मेरे भाई के अंदर किसी और को डालना चाहती थी, पर इस सब से परेशान होकर मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उसके बाद अचानक किसी वजह से मेरे डैड की भी मौत हो गई। इसके अलावा मेरी मॉम इतनी अजीब थी कि पता नहीं कैसे वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। उनके पास एक अजीब सी ताकत थी जिसके जरिए वो मेल्स यानी आदमियों में कोई ऐसी चीज डालती थी जिसमें वो मेरी मॉम के कंट्रोल में आ जाया करते थे। इसलिए जब मेरा बेटा पीटर पैदा हुआ तो उसे मैंने अपनी मॉम के पास जाने नहीं दिया, लेकिन जब फिर मेरी बेटी पैदा हुई तो क्योंकि वो लड़की थी तो उसे मैंने मेरी मॉम के पास जाने की इजाजत दे रखी थी। और शायद यही वजह है कि आज मेरी बेटी बहुत अजीब सी है, नॉर्मल नहीं लगती। अब एनी की बेटी जो अपने कमरे में थी तो उसके पास अचानक एक अजीब सी तेज रोशनी आई जो उसे एक मैदान की तरफ इशारा कर रही थी। और जब एनी की बेटी मैदान में गई तो वहाँ एक आदमी आग के बीच में बैठा हुआ था। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो कोई तंत्र मंत्र फूक रहा हो। चार्ली उसे बहुत ही गौर से देख ही रही थी कि तभी यहाँ एनी आ जाती है जो खींचकर अपनी बेटी को अपने साथ अंदर ले जाती
है। अब पीटर को उसके दोस्त पार्टी में बुलाते हैं। पीटर जाने के लिए तैयार हुआ तो एनी अपनी बेटी को भी उसके साथ पार्टी में भेज देती है ताकि वो शराब वगैरह ना पिए। पार्टी में पहुंचकर पीटर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करने लगा और वहाँ वो सिगरेट भी पीने लगता है। उसकी बहन वहाँ बोर हो रही थी, इसलिए घूमते हुए जब वो एक जगह पर आई तो केक खा लेती है जिसमें ड्राई फ्रूट था, और क्योंकि उसे इस ड्राई फ्रूट से एलर्जी थी तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी सांस रुकने लगी, दम घुटना शुरू हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर पीटर काफी घबरा जाता है। फौरन उसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसकी बहन सांस लेने के लिए अपना सर खिड़की के बाहर निकालती है, लेकिन इस दौरान गाड़ी के आगे एक जानवर आ जाता है और टक्कर से बचाने के लिए एकदम पीटर गाड़ी सीधी साइड पर कर लेता है। और उस साइड पर एक लकड़ी का खंबा था जिससे उसकी बहन का सर इतनी जोर से टकराता है कि उसकी वही मौत हो जाती है। इतनी भयानक कि उसका सर वही जिस्म से अलग होकर सड़क पर गिर जाता है। उसकी मौत से पीटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, सदमे में चला जाता है और अपनी मॉम डैड को कुछ भी बताए बगैर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जब एनी और उसके हस्बैंड को उनकी बेटी की मौत का पता चला तो दोनों बहुत दुखी होते हैं। एनी तो फूट फूट कर रोई जा रही थी। उसके फ्यूनरल तक लगातार हम उसे रोता हुआ ही देखते हैं क्योंकि इस सदमे से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। इस हादसे के बाद फैमिली का बर्ताव एक दूसरे के साथ काफी अजीब हो जाता है। कोई भी एक दूसरे को बुला नहीं रहा था, बस चुपचाप ही रहते हैं। इस गम से उबरने के लिए एनी दोबारा उस सेशन ग्रुप में जाने का फैसला करती है, लेकिन क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी वो इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, पर फिर भी जाने का ठान लेती है। गाड़ी में बैठकर वो निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक वहाँ एक औरत आ गई जो एनी को कहती है कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आपके घर से कुछ ही दूरी पर रहती हूँ। मुझे आपकी बेटी की मौत का पता चला कि छोटी ही उम्र में वो अचानक ही गुजर गई। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाल ही में मेरी बेटी और पोते की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख क्योंकि मैं भी इस सदमे से गुजरी हूँ, लेकिन इस गम से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बोलकर वो एनी को अपने घर का एड्रेस देती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एनी उसको मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। वो दरवाजे पर एक कारपेट को देखती है जिसे वो अजीब और जाना पहचाना लगा, जैसे अब से पहले उसने ये या इसके जैसा कारपेट पहले कहीं देखा हो। पर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सोच पाती वो औरत दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लेती है और ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और इस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है। बातें हुई बातों में एना उसे बताती है कि काफी सालों से मुझे स्लीप वॉक यानी नींद में चलने की प्रॉब्लम है। ऐसे एक दिन जब मैं नींद में चल रही थी तो मैं अपने बच्चों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगाने वाली थी, पर ऐन वक्त पर मुझे होश आई तो मैंने खुद को रोक लिया। उस दिन से ही मेरे और मेरे बेटे पीटर के ताल्लुक अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसे लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ और मैंने अपने ही बच्चों की जान लेने की कोशिश की। घर आकर एनी अपने बेटे की भी मौत का मिनिएचर आर्ट बना रही होती है, यानी उसकी लाश साइड पर पड़ी थी और उसका सर जिस्म से अलग होकर साइड पर गिरा पड़ा था। ये देखकर उसके हस्बैंड काफी परेशान हो जाते हैं। इसी रात जब ये फैमिली टेबल पर बैठे खाना खा रही थी तो पीटर की अपनी मॉम एनी से बहस हो जाती है। वो कहता है कि मम्मा सारा कसूर आप ही का है, आप ही ने उसे मेरे साथ भेजने की जिद की थी, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर एनी को भी बहुत गुस्सा आने लगा। वो चिल्लाकर कहने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि गई तो वो तुम्हारे साथ ही थी, तो तुमने ही उसे मार दिया होगा। ये देखकर एनी का हस्बैंड काफी परेशान हो गया, दोनों को शांत करता है जो देखने से साफ लग रहा था कि अब इस फैमिली मेंबर्स की दूरियां आपस में बढ़ रही थी और ये लोग आपस में टूट रहे थे। अब जब अगले दिन एनी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ उसे वही औरत दोबारा मिलती है, तो वो उसे बताती है कि हाल ही में मैंने एक तंत्र मंत्र का प्रयोग करके अपने मरे हुए पोते की आत्मा से राब्ता कायम किया, उससे बात करना चाहिए। ये बताकर वो एनी को काफी मिन्नतें करके अपने घर ले जाती है और वो प्रोसेस करके सच में अपने पोते की आत्मा से बात करके दिखाती है। अब ये प्रोसेस एनी को जरा पसंद नहीं आया क्योंकि इससे वो डिस्टर्ब हो रही थी, पर वो औरत बहुत चालाक थी। वो एनी को सलाह देती है कि ऐसा करो कि तुम भी अपनी बेटी की आत्मा से बात करने की कोशिश करो, उसे बुलाओ यहाँ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उसकी एक चीज लो और कुछ मंत्र पढ़ो और बस तुम्हारा आत्मा से राब्ता बन जाएगा। इसी रात एनी स्लीप वॉक करते हुए पीटर के कमरे में जा पहुंची जहां उसे पीटर के चेहरे पर बहुत सारी बारीक चींटियां दिखती हैं जो कि उसकी आंख, मुंह और नाक में घुस रही थी। यहाँ पता चला कि एनी यहाँ स्लीप वॉक नहीं कर रही थी बल्कि ये सब वो सपना देख रही थी और सपने में ही वो स्लीप वॉक करके यहाँ आई थी। और अब इस सपने में पीटर अपनी मॉम से पूछता है कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है,
क्यों हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? जिस पर एनी उसे जवाब देती है कि तुम मुझे कभी चाहिए ही नहीं थे, मैं तुम्हें पैदा ही करना नहीं चाह रही थी, वो तो मेरी मॉम ने मिन्नतें करके तुम्हें पैदा करवाया क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें खत्म भी करना चाहा, पर पता नहीं कैसे तुम बच गए। ये जानकर पीटर बहुत टूट गया, लेकिन अगले ही पल एनी भी अपनी नींद से जाग जाती है और उसे भी पता चल गया कि बस ये एक सपना ही था। वो फौरन अपने हस्बैंड और अपने बेटे के पास जाकर इस तंत्र मंत्र के बारे में बताकर ये प्रोसेस शुरू कर देती है ताकि वो उस औरत के कहे मुताबिक अपनी बेटी को बुला सके। अब जैसे प्रोसेस शुरू हुआ वहाँ अजीबो गरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अचानक ही एनी डरावने अंदाज में अपनी बेटी की आवाज में बात करने लगी थी और मोमबत्तियां भी अपने आप ही जल बुझ रही थी। ये सबसे पीटर काफी घबरा गया था, इसलिए उसके डैड इस प्रोसेस को बंद करने के लिए एनी के मुंह पर पानी फेंक देते हैं, जिससे प्रोसेस टूट गया और एनी अपने होश में आ गई। अजीब बात यह थी कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था एनी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि शायद उसकी बेटी की आत्मा उसके अंदर आ गई थी। अब अगले दिन हम एनी को बहुत परेशान देखते हैं। गुस्से में आकर वो अपने सारे मिनिएचर आर्ट्स को तोड़ देती है। अब एनी की बेटी की वो डायरी जिसे इस रिचुअल प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया था, उसमें पीटर की तस्वीर अपने आप ही बनने लगती है। अगले दिन पीटर जब स्कूल में था तो वो शीशे में खुद को देखता है। यहाँ उसका असल और रिफ्लेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे, यानी वो शीशे में किसी दूसरे पीटर को देखता है। यानी वो आप काफी परेशान था पर उसकी रिफ्लेक्शन में वो मुस्कुरा रहा था। एनी चार्ली की उस डायरी को आग लगाकर जलाने की कोशिश करती है। यहाँ पहले तो डायरी को आग लग ही नहीं रही थी, पर जब लगी तो साथ में एनी को भी आग लग रही थी। इस वजह से उसे डायरी की आग बुझानी पड़ती। अब एनी इन सारी चीजों से बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब पाने के लिए वो पड़ोसन के घर जाती है, जहाँ उसे पड़ोसन तो नहीं मिलती लेकिन काले जादू का सामान पड़ा हुआ था और वहाँ पीटर की तस्वीर भी रखी हुई थी और ये रिचुअल काला जादू उसकी तस्वीर पर ही किया जा रहा था। और अब वो दोबारा से जब दरवाजे वाले कालीन पर गौर करती है तो उसे याद आता है कि बिल्कुल इस तरह की कालीन तो मेरी मॉम के पास भी थी। वो जल्दी से भागकर अपने घर आती है और अपने मॉम का सामान चेक करने लगती है। यहाँ उसको बिल्कुल वैसा ही कालीन मिलता है और इसी डिजाइन में कई सारे और कालीन भी उसे मिलते हैं और ये भी किसी जादू की निशानियों की तरफ इशारा कर रही थी। वो अपनी मॉम की तस्वीरों वाले एल्बम को देखती है जिसमें ये पड़ोसन भी उसकी मॉम के साथ नजर आती है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये औरत शुरू से ही एनी की मॉम के इशारों पर काम करती है और अब उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद वो बड़ी चालाकी से एनी को फंसाकर ये रिचुअल करवा रही थी अपने किसी मकसद को पाने के लिए। अपनी मॉम के सामान में एनी को एक ऐसी किताब भी मिलती है जिसमें आत्माओं, भूतों, डीमंस, शैतानों वाले जादू के बारे में लिखा गया था। उसे पढ़कर एनी को पता चल जाता है कि असल में ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था, यानी वो ये रिचुअल्स क्यों करवा रही थी। ये सब करके वो एनी की मॉम को इंसानी जिस्म दिलवाना चाह रही थी जो किसी भी आदमी का हो सकता है। अब एनी की मॉम ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक शैतानी ग्रुप का हिस्सा थी जो सब डीमन के मॉन्क की पूजा करते थे। उसे ये अपना गॉड समझते थे क्योंकि डीमन टिमोन बहुत ही ताकतवर है। वो हेल यानी नरक का एक किंग है जो वहाँ के 8 राजाओं में से एक है, जिसे इस तरह का गॉड भी कहा जाता है जो लोगों को परेशान करता है, उनके साथ शरारतें करता है और वो उसी जिस्म में जाना पसंद करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। उसे किसी इंसान के अंदर भेजने या बाहर निकालने के लिए कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं। जब भी वो लोग इतने अरसे से ये काम करते आ रहे थे। एनी की मॉम ने डीमन टिमोन को सबसे पहले अपने बेटे यानी एनी के भाई में डालने की कोशिश की थी। इस सब के दौरान उसे बहुत तकलीफ दी गई, उस पर जुल्म किए गए। वो जानता था मेरे साथ क्या होने वाला है, तो तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। अब वो तो मर गया था, इसलिए एनी की मॉम कोई और बॉडी ढूंढने लग पड़ी थी जिसके अंदर डीमन टिमोन को डाला जा सके। लेकिन क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से एनी को उन पर शक हो गया था, इसलिए वो अपने बेटे पीटर को उनके पास जाने नहीं देती थी, इसलिए पीटर में वो डाल नहीं पा रही थी। अब हालांकि टिमोन एक मेल शैतान है और जिस्म भी उसे मेल का ही चाहिए था, पर कोई ना होने की वजह से एनी की मॉम ने उसे चार्ली के अंदर ही डाल दिया था। यही वजह थी कि वो इतनी अजीब थी और अपनी मॉम को कह रही थी कि नानी को लड़का चाहिए था क्योंकि उसी के जिस्म में ये डाला जाना था। उन्होंने असल टारगेट बनाया एनी के बेटे पीटर को, इसीलिए मरने से पहले उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया जिसमें आज तक उनकी दोस्त यानी वो पड़ोसन औरत उनका साथ दे रही थी। वो पड़ोसन औरत जानबूझकर एनी से दोस्ती करना चाह रही थी क्योंकि उनकी कल्ट का जो प्लान था उन्हें कैसे भी करके इन्हें पूरा करना था, यानी टिमोन की आत्मा को पीटर के अंदर डालकर। ये सारी बातें जानकर एनी अपने घर के ऊपर वाला छोटा कमरा चेक करती है जहाँ उसे अपनी मॉम की लाश दिखती है जो गल सड़ रही थी और तो और उसका सर भी नहीं था। अब जैसे कि हमें पता चला था कि उनकी मॉम की लाश को उनकी कब्र से चोरी कर लिया गया है, तो यहाँ इस बात का खुलासा हुआ कि लाश को असल में उनके कल्ट के लोगों ने ही निकाला था। फिर बाद में उनका सर काटने के बाद यहाँ एटिक में रख दिया क्योंकि सर काटना भी उनके रिचुअल्स का हिस्सा है। अब छत पे अचानक
से डीमन टिमोन का निशान बन जाता है। इसी के साथ हम बाकी जगहों पर भी डीमन के निशान को देखते हैं, जैसे कि लॉकेट पर, बेड पर और उस कारपेट पर। अगले दिन पीटर जब क्लास में बैठा था तो उसे भी अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके साथ ही उसका जिस्म अकड़ गया। उसे पता नहीं क्या हुआ और वो अपना सर जोर से टेबल पर देकर मारता है, जिससे उसकी नाक जख्मी हो जाती है। उसका खून निकलने लगा था और उसके बाद वो अजीब तरह से बुखला जाता है, इतना डर जाता है कि नीचे गिर जाता है, बेहद घबराया हुआ। उसकी ऐसी हालत देखकर क्लास के बाकी बच्चे भी बहुत डर जाते हैं। फिर उसके डैड स्कूल आकर पीटर को वापस घर ले आते हैं। उसकी नाक को जख्मी देखकर एनी को भी बहुत बुरा लगता है। एनी अपने हस्बैंड को अपनी मॉम, कल्ट और डीमन के साथ जुड़ी हुई सारी बातें बता देती है, पर उसे इन बातों पर यकीन नहीं आता। वो सोचता है कि जरूर ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, ये पागल हो रही है, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। अब एनी अपने हस्बैंड को बार बार मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज हम अपनी बेटी की डायरी को जला देते हैं, क्योंकि उस डीमन से जुड़े होने का बस वही एक जरिया है, तो उसके जलते ही सब ठीक हो जाएगा। पर उसका हस्बैंड इसके लिए मना कर देता है कि जाहिर है ऐसा करने से एनी भी जल जाएगी। पर उसकी बात सुने बगैर एनी खुद ही डायरी को आग में फेंक देती है, जिससे अब की बार एनी को आग लगने की बजाय उसके हस्बैंड को लग जाती है, जो काफी बुझाने के बाद भी नहीं बुझ रही थी और बढ़ती ही जा रही थी, और इस तरह जलकर उनकी मौत हो जाती है। पीटर को भी होश आ गई थी और जब वो देखता है कि मेरे डैड की जलने से मौत हो गई तो वो बहुत दुखी हो जाता है। और अब तभी अचानक एनी को कुछ होता है। वो पीटर को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। दरअसल अब शैतान टिमोन ने एनी को पजेस कर लिया था, काबू कर लिया था, और अब वो उसके जिस्म में आकर उसे कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर पीटर काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और ऊपर वाले छोटे कमरे में आकर छिप जाता है। बाहर एनी पागल होकर जोर जोर से अपना सर दरवाजे पर पटकने लगती है, जबकि उस छोटे से कमरे में भी पीटर को अपनी नानी की लाश गली सड़ी हालत में मिलती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को ऊपर देखता है, जो अपना गला काटने ही वाली थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो पीटर को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। पीटर घबरा गया और वो कांच तोड़कर जल्दी से बाहर कूद जाता है। यहाँ पर भी एक तेज रोशनी आकर उसके जिस्म में घुस जाती है। ये रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जो उसकी बहन के आसपास ही रहती थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि आखिरकार डीमन टिमोन ने पीटर की बॉडी पर अपना कब्जा कर ही लिया। वो उसके जिस्म में घुस आता है। इसके बाद पीटर उठा और अपनी मॉम को बड़ी अजीब हालत में देखता है, यानी एनी हवा में उड़कर बाहर बने छोटे घर में जा रही थी। वो भी उस घर में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो डीमन टिमोन की पूजा करते थे। वो सब पीटर के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर शैतान टिमोन जो आ गया था और वो उसे ही अपना गॉड समझ रहे थे। तभी यहाँ वो पड़ोसन औरत आई, जो यहाँ बहुत खुश थी, क्योंकि सालों से जो वो प्लान करके बैठी थी आज वो पूरा हो गया था। यानी डीमन टिमोन को जिस्म मिल चुका था, वो भी पीटर का, जिसका वो चाहती थी। वो पीटर को एक ताज पहनाती है और उसे डीमन टिमोन कहकर बुलाने लगती है। ऐसा होते ही सारे लोग टिमोन टिमोन के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि सालों से वो जिनकी पूजा कर रहे थे आज वो उनके सामने था, पीटर के अंदर। सारा ही कल्ट अपनी इस कामयाबी पर खुशी से झूम उठता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वैसे तो ये बहुत हैरान करने वाली बात होती है कि क्यों ये इंग्लिश मूवीज आखिर में डीमंस को, शैतान को, भूतों प्रेतों को जिताकर फिनिश होती हैं, जबकि हम इंडियन लोगों को ऐसा एंड देखने की आदत नहीं थी। हमारे एंड होते हैं जहाँ बुराई का नाश होता है, सच्चाई की जीत होती है, और इंग्लिश फिल्मों में बिल्कुल उल्ट, यहाँ पर सच्चाई की हार हो जाती है और बुराई जीत जाती है, जो कि कभी कभी हम इंडियन व्यूअर्स को बहुत निराश करती है और हम सोचते हैं कि हमने ये फिल्म में लगाया हुआ 1-1.5 घंटा खराब कर दिया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इन फिल्मों के एंड संतोषजनक लगते हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब द चैनल, like and share the video and hit the bell icon for the latest updates. Thank you very much.